हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्दियों का मौसम है और आप लोग अगर देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इसी सर्दी में आप लोग भी आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे रहिए और क्लास का मज़ा लीजिए। और क्लास शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्दी बीकॉम की भी पेपर की लिस्ट आने वाली है, कब कब पेपर होने वाले हैं, डेट शीट आने वाली है। तो जितने भी सेमेस्टर्स के बच्चे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से या किसी अदर यूनिवर्सिटी से, तो वो अपनी तैयारी पर जुट जाएं और बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर दें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, एक दिन कामयाबी आपकी कदमबोसी ज़रूर करेगी। तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो है कंपनी लॉ। क्या है हमारा आज का चैप्टर? वो है हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि कंपनी लॉ पर सर एक वीडियो ला कर दीजिए कंपनी लॉ पर, तो मैं ये वीडियो कंपनी लॉ पर लाया। देखिए कंपनी के बारे में, देखिए मैं कंपनी के बारे में इससे पहले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसमें कंपनी के बारे में देख लीजिए, मैंने धाराएँ वगैरह सब बताई हैं उसमें। तो मैंने सोचा अब डायरेक्ट इसमें कंपनी लॉ के चैप्टर में भी आपसे कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी क्या है, कैसी है, ये सब तो आपको मालूम है कि एक व्यक्तियों का संगठन होता है कंपनी, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में जुड़ते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, सेवा करना नहीं होता है। सेवा करना होगा तो वो सेवार संस्थाएं कहलाएंगी। इन सब के धाराओं के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने आज के नोट्स आपके तैयार किए हैं, वो मैंने आपके तैयार किए हैं पार्षद सीमा नियम से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पार्षद सीमा नियम है क्या। तो पार्षद सीमा नियम की जो डेफिनेशन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार दी गई है। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 256 के अनुसार जो है ना वो कंपनी लॉ की डेफिनेशन को दिया गया, कंपनी लॉ को दिया गया। अब कंपनी लॉ है क्या, ये कंपनी लॉ में पार्षद सीमा नियम है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। पार्षद सीमा नियम, तो पार्षद सीमा नियम है क्या, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि पार्षद सीमा नियम होता क्या है। तो पार्षद सीमा नियम की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम पार्षद सीमा नियम के जो हमारा डेफिनेशन है उस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन है कंपनी का निगमन, कंपनी का निगमन करने से पूर्व कंपनी का निगमन करने से पूर्व अनेक प्रलेखों को तैयार करना होता है। अनेक प्रलेखों को तैयार करना होता है। कंपनी के निगमन करने से पूर्व उसके अनेक प्रलेखों को तैयार करना होता है। इन प्रलेखों में पार्षद सीमा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। इन प्रलेखों में पार्षद सीमा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। पार्षद सीमा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है। उद्देश्यों को लिखा जाता है जिसके बाहर कंपनी का किया हुआ कार्य व्यर्थ माना जाएगा। जिसके बाहर कंपनी का किया गया कार्य व्यर्थ माना जाएगा। तो ये मैंने पार्षद सीमा नियम की डेफिनेशन आपके लिए लिख दी गई है। तो पार्षद सीमा नियम होता क्या, अगर मोटे मोटे शब्दों में समझे तो पार्षद सीमा नियम एक तरह का संविधान होता है।
एक संविधान का होता है जो कंपनी अपने लिए बनाती है। कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी के सदस्य बनाते हैं कि कंपनी किस तरह से काम करेगी, क्या काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, किन किन क्षेत्रों में काम करेगी, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी बाउंडेशन क्या है, क्या काम करेगी, किस सेक्टर में काम करेगी, इन सब चीज़ों पर उसमें लिखा जाता है। और इसके बाहर जो काम होगा, तो जैसे हमने पढ़ा था कि इसके बाहर जो काम होगा वो व्यर्थ होगा, खराब होगा, बेकार होगा। आप उस नियम के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में जो भी काम होगा वो जो संविधान में वर्णित नियम है उस नियम के अनुसार होगा। इसी प्रकार ये कंपनी में जो काम होगा वो पार्षद सीमा नियम के जो नियम दिए गए हैं, जो दायरा बनाया गया है, जो आपकी रेखा खींची गई उस रेखा के अंदर करेंगे, उस लाइन के, उस बाउंड्री लाइन के अंदर काम करेंगे, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर वही हमने समझा है कि कंपनी का निगमन करने से पहले, मतलब कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, कंपनी को चलाने से पूर्व उसके अनेक प्रलेखों को तैयार, बहुत सारे प्रलेख हैं, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जगह का प्रलेख कराना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कराने के बहुत सारे प्रलेखों को तैयार किया जाता है, मतलब बहुत सारे कागजों को, बहुत सारी कागजी कार्यवाही की जाती है, कागजों को तैयार किया जाता है। इन्हीं प्रलेखों में यानी इन्हीं कागजातों में एक और कागजात होता है जिसका नाम होता है पार्षद सीमा नियम। क्या होता है इसका नाम? पार्षद सीमा नियम, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पार्षद सीमा नियम को तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा है? कंपनी का उद्देश्य क्या है। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, यानी आपका उद्देश्य लाभ कमाना है या सेवा करना है या और कोई उद्देश्य से आप कंपनी को खोल रहे हो। आपका उद्देश्य लीगल है, इलीगल है, आपके उद्देश्य से पब्लिक को फायदा होगा, नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। तो मतलब क्या है, पार्षद सीमा नियम में सबसे पहले क्या लिखा है? उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है कि आप किस लिए कंपनी खोल रहे हैं, आपको कंपनी किस तरीके की कंपनी खोलना है, आप लाभ कमाने के लिए कंपनी खोल रहे हैं, सेवा करने के लिए सेवा संस्था खोल रहे हैं, या आपका जो कंपनी है वो किसी तरह से इलीगल काम तो नहीं करेगी, जो काम करती है वो सारे काम को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका कंपनी कपड़े का काम करेगी तो यहाँ पर कपड़े आपको लिखना पड़ेगा, उसका उद्देश्य कपड़े का काम करना है, लोगों को इस तरह से कपड़ा पहुँचाना है, इस तरह से कपड़ा बुनना है, तो इन सारी चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। इसके बाहर यानी अगर कंपनी अपने दायरे से बाहर काम करती है तो किया गया काम क्या होगा? व्यर्थ माना जाएगा। व्यर्थ का मतलब बेकार माना जाएगा, किसी तरह का उसका कोई मोल नहीं होगा। तो कंपनी के बाहर किया गया कार्य कैसा होता है? व्यर्थ माना जाएगा। तो कंपनी पार्षद सीमा नियम की ये डेफिनेशन थी। कंपनी की पार्षद सीमा नियम की अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें पूछ लेता है, कई बार पूछी गई है कि कंपनी में पार्षद सीमा नियम की डेफिनेशन किस संविधान के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो कंपनी की जो है वो 2013 की धारा 256 के अनुसार जो है ना पार्षद सीमा नियम की डेफिनेशन को दिया गया है। किस डेफिनेशन को दिया गया है? कंपनी अधिनियम की धारा 256 के अनुसार, धारा 2 उपधारा 56 के अनुसार क्या दिया गया है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार हमें कंपनी लॉ में क्या दिया गया है? पार्षद सीमा नियम की डेफिनेशन को बताया गया है। तो यह रही इसकी डेफिनेशन, जिसको मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि पार्षद सीमा नियम होता क्या है, कि कंपनी का एक निगमन करने से पूर्व जितने प्रलेख तैयार किए जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख हमारा पार्षद सीमा नियम होता है। और कंपनी इसमें उद्देश्यों को लिखती है कि क्या क्या उद्देश्य होंगे, किस उद्देश्य से वो कंपनी खोल रहे हैं, किस उद्देश्य से वो कंपनी चलाएंगे। इसके बाहर यदि कोई काम होता है तो वो काम व्यर्थ माना जाएगा, बेकार माना जाएगा, उस काम का कोई भी सबूत नहीं होगा, मतलब कोई भी किसी प्रकार से वो काम को मान्यता नहीं दी जाएगी, वो काम व्यर्थ होगा, बेकार होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कंपनी लॉ किसे कहते हैं, कंपनी लॉ में पार्षद सीमा नियम किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस पर आपको मालूम है और भी सारी क्लासेस आपको मिल रही होंगी, आपने देखा होगा। जैसे आपको इस पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लासेस मिल रही हैं, आपको हाई स्कूल इंटर की फिजिक्स मैथ्स मिल रही है, और हिंदी की भी क्लासेस मिल रही हैं, कॉमर्स की क्लासेस मिल रही हैं हाई स्कूल इंटर की। तो इन सभी क्लासेस को हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है आपके लिए। तो आप भी मेहनत करते रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए। और मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा सीमा नियम के वाक्य। तो सीमा नियम में क्या क्या वाक्य होते हैं, मतलब कितनी कितनी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, वो इसमें समझेंगे। कि इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि सीमा नियम में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य होता है सीमा नियम का वो होता है कंपनी का नाम वाक्य। पहला वाक्य क्या है? कंपनी का नाम वाक्य। कंपनी का नाम वाक्य। कंपनी के नाम वाक्य से क्या तात्पर्य है? कंपनी के नाम वाक्य से तात्पर्य है कि कंपनी का नाम कैसा होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम किस आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, क्षेत्र के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, किसी नाम के ऊपर रखा जाएगा, किसी ब्रांड के हिसाब से रखा जाएगा। तो ये कंपनी के नाम वाक्य में हम यही पढ़ते हैं कि कंपनी का नाम किस प्रकार रखा जाएगा। इसमें
इस हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ शर्तें लगाई हैं कि आपको इसके अंतर्गत ही क्या करना पड़ेगा, अपना नाम वाक्य को मतलब अपने कंपनी के नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसने सबसे पहली जो शर्त लगाई है इसमें मतलब जो निर्देश दिए तो वो है कि सरकार द्वारा क्या करा हो, उसे बैन ना किया गया हो, सरकार द्वारा बैन ना किया गया हो। मतलब एक ऐसा नाम नहीं रखना है आपको अपनी कंपनी का जो केंद्र सरकार ने बैन कर दिया गया है, ऐसा नाम आपको नहीं रखना। तो पहला इसकी कंडीशन ये है, आपको जब भी आप अपने कंपनी का नाम रखेंगे, कंपनी के नाम के बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहला है कि सरकार द्वारा उसे बैन नहीं किया गया है। ये है हमारा कंपनी का नाम वाक्य का पहला। दूसरा जो हमारा इसमें दिया है वो जनता में भ्रम या धोखा ना हो, जनता में भ्रम या धोखे वाला ना हो। मतलब कोई ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो जनता के बीच में कोई भ्रम पैदा करे, कोई धोखा पैदा करे, किसी को कोई अंधविश्वास की भावना को जागृत करे, कि इस प्रकार का नाम नहीं रखेंगे, या किसी की धर्म को चोट पहुंचाए, किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत हो, ऐसा कोई नाम नहीं रखेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो पहला क्या था इसका बैन, सरकार द्वारा इस निर्देश दिया गया पहला कि सरकार द्वारा जो नाम बैन किए गए हैं उस नाम को आप नहीं रखेंगे। दूसरा, जनता में धोखा या भ्रम पैदा करने वाले नाम नहीं होना चाहिए, जो जनता में क्या करें, धोखा पैदा करें या भ्रम पैदा करें, ऐसे नामों को नहीं रखना होगा। दूसरा है कंपनी या लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होगा। किसका? कंपनी में लिमिटेड शब्द का प्रयोग। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनियां, अगर सरकारी कंपनियां तो उसमें लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है, और प्राइवेट कंपनियां तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कंपनी में जो भी आपकी कंपनी है उसके शब्द नाम के आगे लिमिटेड शब्द का यूज, उसके नाम के पीछे आपको लिमिटेड शब्द का यूज करना पड़ेगा। जैसे ताज लिमिटेड और बहुत सारी लिमिटेड हैं, जैसे कोई भी हो सकती है, जैसे अनुराग लिमिटेड एंड सन्स। तो इस तरह से मतलब कोई भी कंपनी हो उसके लास्ट में आपको लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, कंपनी द्वारा। और कुछ ऐसे नियम हैं, उस नियम को आप फॉलो करके इस लिमिटेड शब्द को हटा सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ कि लिमिटेड शब्द को हटाने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान करा जाए या किन किन चीज़ों को पूरा करा जाता है। तो सरकार नाम वाक्य को ध्यान में, नाम वाक्य में समय हम यही ध्यान रखते हैं कि कंपनी का नाम कैसा होगा, किस प्रकार होगा, उसको कैसे रखा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी। दूसरा, इसमें कुछ निर्देश हैं सरकार के जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा नाम नहीं रखना है जो कंपनी द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उसको बैन कर दिया गया है, या कोई ऐसा नाम नहीं रखना जो जनता में भ्रम या धोखा पैदा करे, या कोई ऐसा हर कंपनी को जो भी आप खोल रहे हैं उसके पीछे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। ये है हमारा कंपनी का नाम वाक्य। उम्मीद है आपको नाम वाक्य समझ में आ गया होगा। अब कंपनी के नाम वाक्य के हम आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के नाम वाक्य के आगे दूसरा क्या होता है। ये सारा हमारा किस में लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारा हमारा पार्षद सीमा नियम के वाक्य के अंतर्गत लिखा जाता है। तो हमारा अगला है रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य। क्या है हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य। रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य। रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य क्या होता है? प्रत्येक कंपनी को उस स्थान के बाहर जहां कारोबार होता है, प्रत्येक कंपनी को उस स्थान के बाहर, उस स्थान के बाहर जहां उसका कारोबार होता है, जहां उसका कारोबार होता है, जहां क्या होता है, उसका कारोबार होता है, अपने नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का, अपने नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का, अपने नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का
पता पेंट कराना होता है। पेंट कराना होता है। क्या करना पड़ता है? पेंट कराना होता है। कार्यालय का क्या करना? नाम पेंट कराना। इस पते को साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होता है तथा इसमें एक और दिया गया है कि उस भाषा में उस भाषा में लिखना होता है जो प्रचलित हो। जो कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य, कंपनी का रजिस्टर्ड, आपने एक चीज़ तो देखा होगी, कंपनी की जो फैक्ट्री होती है वो अलग क्षेत्र में होती है और कंपनी का जो कार्यालय होता है वो अलग होता है। इसी पर है हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय। कब रजिस्टर्ड कार्यालय का मतलब ये होता है कंपनी का जो कार्यालय होता है उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसका कार्यालय को क्या नाम है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन जो कार्यालय होगा वो आपका कहाँ होगा? ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो किसी को, या किसी प्रकार के जहाँ पर सरकार ने बैन किया गया हो, ऐसी जगह पर रजिस्टर्ड कार्यालय नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड कार्यालय ज़्यादातर बाजार में होना चाहिए, किसी मार्केट में होना चाहिए जहाँ पर यातायात की सुविधा हो और बहुत सारी चीज़ें हों। और दूसरा है आपका जो कंपनी का जो स्थान होगा, जैसे मान लो जो आपकी फैक्ट्री होगी उस फैक्ट्री पर क्या होगा? आपके रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम और पता लिखा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री आपके गांव में किसी या किसी अलग क्षेत्र में, आपका कार्यालय शहर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फैक्ट्री के ऊपर अपने रजिस्टर्ड कार्यालय का क्या लिखना पड़ेगा? नाम व पता पेंट कराना होगा और उस भाषा में कराना होगा जो भाषा प्रचलित हो। प्रचलित का मतलब वो भाषा, जैसे मान लीजिए आपको तमिल में, कहीं तमिलनाडु में रह रहे हैं और वहाँ जाकर हिंदी में आप लिखवा दें तो ये नहीं होगा, वहाँ तमिल में ही लिखवाना पड़ेगा। तो मतलब ये आपको ऐसी भाषा में जो आसपास के एरियो में, मतलब जिसको आसानी से हर व्यक्ति पढ़ सके। तो ये कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य था जो मैंने आपको बता दी। इसमें सिर्फ ये सिलेक्ट किया जाता है कि आपका कार्यालय कहाँ पर होगा, कितनी जगह पर होगा, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कितने उसमें कार्यालय में सारे लोग बैठेंगे, किस तरह का होगा, कहाँ पर होगा, इन सभी चीज़ों को इस पर ध्यान दिया जाता है आपकी कंपनी के कार्यालय वाक्य के अंतर्गत। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है कंपनी का उद्देश्य वाक्य। कंपनी का उद्देश्य वाक्य का मतलब क्या होता है? कंपनी का उद्देश्य वाक्य में हम ये लिखते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना। देखो कंपनी के दो ही उद्देश्य होते हैं ज़्यादातर, पहला होता है लाभ कमाना, दूसरा होता है सेवा करना। अब आपने जो कंपनी खोली उसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य आपको लिखना पड़ेगा। आपको अपने पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य वाक्य क्या है, आपकी कंपनी का उद्देश्य वाक्य क्या है, आपकी कंपनी किस प्रकार का कार्य करती है, आपकी कंपनी लाभ कमाने के लिए कार्य कर रही है या आपकी कंपनी सेवा करने के लिए कार्य कर रही है। तो इसको आपको स्पष्ट जो है ना उद्देश्य वाक्य में लिखना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को उद्देश्य वाक्य में लिखते हैं तभी पता चलता है कि आपका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य में कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट ने कुछ वो लिखा है, कुछ आपको नियम बताएं कि इस नियम के अंतर्गत ही आपके उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य बताया कि आपका उद्देश्य कभी भी अवैधानिक नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल उद्देश्य होना चाहिए, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी को नुकसान पहुंचाने वाला उद्देश्य आपका नहीं होना। दूसरा, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कानून के कभी भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी का जो उद्देश्य होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होगा, वो हमेशा कानून के साथ होना चाहिए, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के और उसके नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य जो है ना वो स्पष्ट लिखे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य हमेशा कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ पता होना चाहिए कि इस कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई घपला नहीं होना चाहिए, उसमें हमेशा साफ साफ उद्देश्य लिखा होना चाहिए। तो उद्देश्य का तीसरा क्या था कि उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कंपनी का दायित्व। क्या होता है? दायित्व। क्या है हमारा? दायित्व। फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। दायित्व मतलब कंपनी का दायित्व कैसा है। कंपनी का देखो दो तरह का दायित्व होता है। एक तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और एक होता है असीमित।
इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। इसमें दायित्व वाक्य में सिर्फ इतना बताया जाता है कि कंपनी का दायित्व उसके सदस्य कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होगा उनके अंशों के प्रति या उनके अंशों से प्रति असीमित होगा। उनका दायित्व कैसा होगा? असीमित होगा। असीमित दायित्व वाली कंपनी है तो उसका कंपनी का दायित्व उसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, और सदस्य सीमित वाला है तो उसका दायित्व सीमित होता है। ज़्यादातर कंपनी के सदस्यों का दायित्व हमेशा सीमित ही रहता है, असीमित बहुत कम कंडीशन में होता है। तो सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही आजकल खोली जाती हैं, और ज़्यादातर जो हमारे पास हमारे इंडिया में है वो सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही मौजूद हैं। तो दायित्व वाक्य में हम सिर्फ इतना, दायित्व मतलब उसकी लिमिटेशन, कंपनी के सदस्यों की लिमिट क्या है, उनके अंशों तक ही सीमित है या असीमित है, अनलिमिटेड है, तो उनकी जो दायित्व होता है वो सीमित है या असीमित है। बस इस बात को जो है ना कंपनी के दायित्व वाक्य में दर्शाया जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद एक और इसी में दायित्व एक और वाक्य आता है, वो हमारा आता है पूंजी वाक्य। क्या आता है? पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य, पूंजी वाक्य, पूंजी वाक्य क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल मतलब देखो, जब भी हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो कंपनी को जब हम शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके साथ साथ हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अब हमने जैसे 4 सदस्य शुरू कर, 4 सदस्यों ने मिलकर कंपनी को शुरू करा, तो ये 4 सदस्य पैसा लेकर आएंगे, है ना, उससे कंपनी शुरू होगी। अब जब कंपनी उन पैसों से शुरू होगी तो जाहिर सी बात है उनका लाभ वर्जन भी अलग अलग तरीके से होगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी के पूंजी वाक्य में यही लिखा जाता है कि कौन सा सदस्य कितने पैसे लेकर आया है, उसके पैसे के हिसाब से उसका कितना क्या कंडीशन है, उसके क्या रोल है उसका उसकी कंपनी में, वो कितना पैसा दे रहा है। जो और इसमें यह भी लिखा जाता है कि कंपनी किस प्रकार की है, चुकता पूंजी वाली कंपनी है या दूसरी किसी प्रकार की कंपनी है। जितनी प्रकार की कंपनियां होती हैं पूंजी के आधार पर, उनमें से किसी प्रकार की कंपनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था। ये जो है ना सदस्यों पर विभाजित किया जाता है कि सदस्य जितनी पूंजी लेकर आते हैं, कि कौन सा सदस्य कितनी पूंजी लेकर आया, किसका पूंजी वाक्य कितना है। यानी कंपनी के पूंजी वाक्य में मोटे मोटे तौर पर यही दिया जाता है कि कंपनी का जो पूंजी वाक्य है वो उसमें कौन सा सदस्य कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, और उसके पूंजी के हिसाब से उसका रोल उस कंपनी में तय किया जाता है। तो पूंजी वाक्य एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें ये दिखाया जाता है कंपनी की टोटल पूंजी कितनी है, कौन सा सदस्य कितनी पूंजी लेकर आया है। वैसे ये क्लास अमित सर लेने वाले थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं कुछ दिनों से, तो मैं अभी आया हूँ। इसके बाद कंटिन्यू वही करेंगे इस क्लास को। तो कंपनी का पूंजी वाक्य आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी का पूंजी वाक्य किसे कहते हैं। तो कंपनी के पूंजी वाक्य के बाद है अगला सहयोग व हस्ताक्षर वाक्य। क्या है हमारा? सहयोग व हस्ताक्षर वाक्य। देखो कंपनी का ये भी एक छोटा सा ये भी ज़्यादा टॉपिक इसमें से नहीं आता। देखो जो सादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका नाम वाक्य और स्थान वाक्य से ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूंजी वाक्य से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ गया हमारा सहयोग वाक्य, मतलब किस कंपनी में सदस्यों का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, क्या वो कंपनी को चलाने में भी सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, कौन से सदस्य कंपनी को चलाने में सहयोग करेंगे, कौन से सदस्य कंपनी को चलाने में सहयोग नहीं करेंगे, इन सबका इसमें लिखा होता है। और हस्ताक्षर का मतलब होता है किस कंपनी के जो रजिस्टर्ड होंगे उस पर, कंपनी के जो कागजात होंगे उस पर किसका हस्ताक्षर होंगे, कौन कौन उसके मेन होंगे, सीईओ कौन होगा, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, इन सब चीज़ों के। और हस्ताक्षर करने का यानी साइन करने का अधिकार किसको दिया जाएगा, इस सब के बारे में हम सहयोग वाक्य में समझते हैं। सहयोग वाक्य में मतलब हम ये समझते हैं कि किसको कौन कौन हमारा जो होगा वो सहयोग करे कंपनी चलाने में भी। सही मतलब दो तरह के हमारे सदस्य होते हैं, एक वो होते हैं जो पैसा लगा देते हैं सहयोग नहीं करते, एक वो होते हैं जो सहयोग करते हैं पैसा नहीं लगाते, एक वो होते हैं जो पैसा भी लगाते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि सहयोग वाक्य में यही लिखा होता है कौन सा सदस्य क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, सहयोग कर रहा है, या सहयोग लगा के पैसा लगा के सहयोग भी कर रहा है, या और दूसरा हस्ताक्षर वाक्य में ये देखते हैं कि हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है, किसको हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है, कंपनी की सभा में बैठने का अधिकार किसको दिया गया। इन सब चीज़ों के बारे में हम हस्ताक्षर वाक्य में समझते हैं। तो हस्ताक्षर वाक्य भी एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है अगला विशेष वाक्य, सबसे लास्ट वाक्य विशेष वाक्य। विशेष वाक्य क्या होता है? विशेष वाक्य में देखो कुछ चीज़ें दी जाती हैं। विशेष वाक्य में जब कभी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, उन समय पर उन परिस्थितियों को किस प्रकार से हैंडल करा जाएगा, इसके बारे में विशेष वाक्य में समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम बदलना है, कभी 2, 4, 5 साल बाद हमारा मन चल गया कि हम कंपनी का नाम बदलेंगे, तो विशेष वाक्य में यही समझाया जाता है कंपनी का नाम बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे, या कंपनी के सदस्यों को बदलना है तो किस प्रकार बदलेंगे। ये कुछ विशेष परिस्थितियों के आने पर ही हम विशेष वाक्य का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये कपाचक सीमा नियम समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द अमित सर जो है ना आपको कंपनी के जो दूसरा नियम है, कंपनी का आंतरिक नियम है, उसके बारे में समझाएंगे।
तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।